झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की ये व्यवस्था 15 जनवरी 2019 के बाद आने वाली सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नामांकन में लागू होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक प्रेस रिलीज कर जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दी है। झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। कमजोर भाई बहनों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए हम समाज से सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। शादी विवाह के नाम पर फिजूल खर्ची के खिलाफ धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक बड़ा संदेश दिया गया। यहां सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। इस मौके का गवाह बनने के लिए खुद सूबे की सरकार के मुखिया रघुवर दास भी पहुंचे। सीएम रघुवर दास ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और 24 जनवरी से राज्य में लागू होने जा रही सुकन्या योजना के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अब बेटियों को लेकर परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेटियों की चिंता सरकार करेगी। सीएम ने कन्यादान से पहले विद्यादान को जरूरी बताया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए कई घोषणाएं शुरू की। समाज को कितना ताकत देता है, इसका एहसास हम इस सर्वधर्म सामूहिक विवाह में हम देख रहे हैं। और इसी सोच के तहत हमारी सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 24 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। 5 प्रमंडल उस मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत अगर आपके घर में बच्ची जन्म लेती है तो बच्ची के मां के अकाउंट में 5,000 रुपये सीधे चलेंगे। क्योंकि गांव के क्षेत्र में या शहर के शहर क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ तो मां कहती है बेटी को पढ़ा के क्या फायदा है कि दूसरे घर में जाए। जिस बेटी को आप कितनी तकलीफ से पालते हैं, अगर हमारी बेटी बीमार हो जाती है तो मां रात भर नींद नहीं सोती। अगर बेटी को पढ़ा देंगे तो बेटी दूसरे घर में भी जाकर भगवान ना करे किसी तरह की कोई बात हो, लेकिन अगर कोई बात हो तो हमारा अगर बेटी पढ़े लिखी रहेगी तो समस्या का उस मुकाबला का सामना कर। मकर संक्रांति के मौके पर रांची में सियासी खिचड़ी पकाई गई। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में महागठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव पर मंथन किया। साथ ही पिकनिक और पतंगबाजी के बहाने बीजेपी की पतंग काटने पर रणनीति बनाई गई। संक्रांति पर बनी सियासी खिचड़ी, बीजेपी के पतंग को काटने की रणनीति, महागठबंधन के नेताओं का जुटान, 2019 के लिए फूंका बिगुल। लोकसभा चुनाव सामने आते ही राजनीतिक दलों की खिचड़ी भी पकनी शुरू हो गई है। महागठबंधन बनने से पहले भाजपा को घेरने की तैयारी में कांग्रेस ने मकर संक्रांति के अवसर पर सियासी खिचड़ी पकाई। इस खिचड़ी का स्वाद सुबोधकांत सहाय, बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं ने जमकर लिया। गीत संगीत के बीच एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए राजनेताओं ने पतंगबाजी भी की। सुबोधकांत सहाय और बाबूलाल मरांडी ने तो अगले चुनाव में भाजपा का पतंग काटने का दावा कर दिया। अभी असल में तानाशाही पतंग जो देश में उड़ रहा है उसके लिए जनवरी का महीना है जो हम रक्षा के लिए ये पतंग हमने उड़ाई है कि
काटो सब लोग मिल के काटो, अगर बहुत मजबूत है तो। और पतंग कट गया है, अब दिन का खाली घोषित होना। सर्दी में गर्मी का एहसास कराता ये खिचड़ी और तिलकुट आने वाले समय में क्या रंग लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी महागठबंधन बनने की राह में कई कांटे हैं। ये कांग्रेस के नेता भी बखूबी जानते हैं। वहीं 17 जनवरी को हेमंत सोरेन की आवाज पर महाजुटान है, उससे पहले इसे ताकत दिखाने की कांग्रेस की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पार्टी से ये भी है कि 2019 का आगामी लोकसभा चुनाव है, देश स्तर पर चुनाव है, और ऐसे में जब सारे लोग एक साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे पराजित देना है, हम लोग यही रणनीति और इसी की शुभकामना एक दूसरे को दे रहे हैं। साल है बदलाव का, यही थ्योरी लेकर करके, यही कैप्शन लेकर के पूरे झारखंड में हम लोग जाएंगे। समय है बदलाव का, और ये समय आज से शुरू हो गया। और भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार को इसी बदलाव से लोगों के बीच जाके संवाद कर करके, इन लोग के मजबूती से इन लोग के हाथ पकड़ करके हम लोग ये बदलाव चाहेंगे। मकर संक्रांति के बहाने कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास कराने की भरसक कोशिश की, मगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सहित अन्य नेताओं की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर है पार्टी भले ही इस साल को बदलाव का वर्ष मानती हो, मगर इस राह में पड़े कांटे को निकाले बगैर रास्ता पार करना बेहद मुश्किल दिखता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड में महागठबंधन की कवायद जारी है, लेकिन बनने से पहले ही महागठबंधन में पेंच फंसता जा रहा है। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पलामू और कोडरमा पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। हम समझते हैं कि महागठबंधन कोई, अगर उसका नाम महागठबंधन है तो महागठबंधन जो कोडरमा में जहां माले का सबसे ज्यादा क्लेम है, तो माले से बलिदान मांगा जाएगा, तब वो महागठबंधन क्या है, इसलिए हम नहीं समझ। 17 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर ने आज बैठक बुलाई थी, लेकिन इस अहम बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी जेएमएम और जेवीएम ही मौजूद नहीं रही। हालांकि सीएम और कांग्रेस की मौजूदगी में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। विधानसभा का बजट सत्र सुचारू रूप से चले, हंगामे और एक दूसरे पर वार पलटवार की जगह जनता के हित में कुछ काम हो जाए, इस पर सहमति बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि विपक्ष अगर सरकार से किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है तो विरोध जरूर करे, लेकिन विरोध की आवाज में जनता के मुद्दे न दब जाएं। सभी लोगों ने कहा है कि बजट सेशन अच्छा चलेगा, और उस बजट सेशन में सारे लोगों को एक तरह से कहेंगे कि 15 दिन का जो कार्य दिवस है, 15 दिन का जो कार्य दिवस है, उसमें सारे लोग को अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने क्षेत्र के विषयों को रखने का मौका मिलेगा। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि सदन की गरिमा बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी भी माननीय सदस्यों की ही है, और विरोध का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए, न कि अव्यवस्था पैदा करने वाला। सरकार की नीतियों से असहमत हम होते हैं तो उनके धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से सरकार की नीतियों से हम असहमति व्यक्त कर सकते हैं। हम लोगों ने किया कि एक सबसे अनुरोध किया सभी दलों से कि महामहिम के भाषण के दरमियान एक जो हमारे सदन की गरिमा है उसे हम करें और अवरोध ना करें। बहुत लोग उसी विषय को लेकर पुनः धरने पर बैठते हैं, जो मुख्य दरवाज़ा, जो मुख्य द्वार है वहाँ पर। इस विषय पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। विधायक दल की बैठक में प्रमुख विपक्षी दल जेएमएम का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, तो जेवीएम के प्रतिनिधि भी नदारद रहे, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने इसे ज्यादा तूल नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगर मीटिंग कॉल की थी कि सुचारू ढंग से कैसे चले, तो प्रयास ये होना चाहिए कि सभी की सहभागिता होती तो अच्छा लगता। दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि वो बैठक में नहीं आए। आज ये त्यौहार भी है, लोग अपने अपने घरों पे हैं और अपने अपने क्षेत्र में है, इस त्यौहार के चलते भी नहीं आ पाए होंगे, और निश्चित रूप से ये सत्र बढ़िया चलेगा। बजट सत्र को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई। पूरा विधि व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर पूरा कारगर व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, इसकी समीक्षा हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा हुई है। बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पहल कितनी कारगर होगी, जनता के मुद्दों पर माननीय कितने गंभीर होंगे, ये सारी बातें तो बजट सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगी।
न्यूज 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। अब जिस खबर की हम बात करेंगे वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में आज की तारीख में कोई बाघ नहीं है। ये हाल तब है जब केंद्र और राज्य सरकार बाघ संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जंगल में बाघ का नहीं होना जैव संतुलन के लिए भी ठीक नहीं है। वन से गायब वनराज, झारखंड से नाराज टाइगर, बेतला में एक भी बाघ नहीं। झारखंड में अब एक भी बाघ नहीं है। बाघों को बचाने के लिए पलामू में 1973 में बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। बीते 46 सालों में बाघों के संरक्षण के नाम पर सिर्फ झारखंड में अरबों रुपये खर्च किए गए, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती चली गई। अब हाल ये है कि झारखंड में एक भी बाघ नहीं है। अभी तो बाघ यहाँ नहीं है, हम तो जान रहे हैं। ऐसे वो लोग कुछ लोग जानते होंगे तो जाने, इसलिए कि हम लोग को पता है। हम लोग जहाँ बाघ रहता है वहाँ खुद हम लोग हाथी लेके जाते हैं। वहाँ ड्यूटी करता है हनुमान, वही लोग हम लोग को गारंटी कॉल करता है। मान लेते कॉल नहीं हो रहा, लेकिन उसका पागमाट तो मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। आखिर बेतला से कहां गए बाघ? क्या बाघों का तस्करों ने किया शिकार? जंगल में अतिक्रमण से भागे बाघ। अब बेतला बाघों के लिए सेफ जगह नहीं। झारखंड में बाघों के लिए बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। यहाँ बाघों को कोई दिक्कत न हो इसकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बाद भी वनराज यहाँ नहीं ठहरे। पर्यावरण के जानकार लोगों का कहना है कि वन क्षेत्र में ग्रामीणों के बढ़ते दखल और वनों के लगातार कटाई से बाघ यहाँ से पलायन को मजबूर हुए। देखिए, फेल होने का कारण क्या है कि एक तो आबादी बढ़ी है, उसका दायरा छोटा होता गया। अगर बाघ का दायरा छोटा होता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया का राजा होता है, करीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया उसका क्षेत्र होता है, और उसको खाने पीने का साधन नहीं मिलेगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा। मालिक आएगा भी तो चला जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं उस तरह का क्षेत्र अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा पलामू वगैरह का बहुत बड़ा क्षेत्र गांव वगैरह बस गया, एकदम इंक्रोच कर गया है। बेतला टाइगर रिजर्व के कोर और बफर एरिया से बाघों के गायब होने से वन विभाग चिंतित है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बेतला के बाघ फिलहाल छत्तीसगढ़ के जंगल में चले गए हैं। बरसात तक वो वापस आ जाएंगे। अभी अगर आज के दिन में पूछिएगा तो आज के दिन में इनका कोई हमको ये नहीं मिल रहा है साक्ष्य। आज मतलब ये संभवतः हम लोगों का आकलन ये है कि ये लोग छत्तीसगढ़ की तरफ यहाँ जो डिस्टर्बेंस है उसके चलते माइग्रेट किए हैं, और हम हर साल होते रहता है। झारखंड के जंगल से बाघ तब गायब हो गए हैं जबकि इनके संरक्षण के लिए 2017-18 में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च हुई। विभाग ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि बाघ बेतला से छत्तीसगढ़ चले गए हैं। 1973 में बेतला में 123 बाघ थे। टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहाँ बाघों की संख्या बढ़ने के बदले घटती ही चली गई, और 46 साल बाद इस टाइगर रिजर्व में अब कोई बाघ नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए बाघों का धरती पर रहना बेहद जरूरी है। पलामू से नीलकमल, लातेहार से विकास के साथ रांची से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद पाकुड़ में जबरन धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर थाना के सोनाजोड़ी गांव से पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गांव में घुसकर गरीब और भोली भाली महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे और कई सुविधाओं का लालच देकर प्रार्थना सभा में लाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो लोगों ने उसका विरोध किया और पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद दोनों आरोपी गांव से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण लोग ही खुद से बोलने लगे कि ये 2 व्यक्ति जो है, ये लोग हमें बोल रहे हैं कि चलो, अगर सबको अपना धर्म परिवर्तन करना है, किसी विशेष धर्म में आना है, तो एक बगल की कोई महिला का झोपड़ी है, वहाँ ग्रामीणों को बुलाया जा रहा था कि इसके घर में आओ, यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करेंगे और एक विशेष धर्म में हम लोग बन जाएंगे। मुख्यमंत्री जन शिकायत केंद्र को मिलने वाली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा में सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने जन शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान 65 जिलों के बेपरवाह नोडल अधिकारियों को परफॉर्मेंस सुधारने का टास्क मिला।
तो कई मामलों में जिलों में बैठे नोडल अधिकारियों को फटकार भी लगी। झारखंड में अफसरों को परफॉर्मेंस सुधारने का टास्क मिलना अब हर जनसंवाद की नियति बन चुकी है। साल 1951 में ही तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा कोडरमा के चाराडीह में बसाए गए शरणार्थियों को आज तक बास गीत का पर्चा नहीं मिला है। इस शिकायत की समीक्षा के दौरान जब कोडरमा के नोडल अधिकारी ने कहा कि मामला 51 साल पुराना है, तो सीएम के प्रधान सचिव अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। नहीं, इतने सालों तक अगर आप जैसे लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगले और 50 साल तक कार्रवाई नहीं होगी। कि आप ही जैसे लोग बैठे होंगे ना पिछले 50 सालों में, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों में कार्रवाई नहीं हुई इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी नहीं होगी। जनसंवाद में 20 शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में कॉलेज के एक कर्मचारी की मौत के 15 साल बाद भी उसकी पत्नी को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली और 2000 रुपए प्रति महीने पर काम कराने और वो भी नियमित रूप से नहीं मिलने पर सीएम के प्रधान सचिव ने जमकर फटकार लगाई। तो आप लोग एक लाइन में केवल रिजेक्ट कर दिया, उसका तह में तो जा नहीं रहे, वो रिजेक्ट कर दिया, फिर जनसंवाद में आएगा। भाई अनुकंपा पे नियुक्ति अगर सरकार कर रही है तो इट्स लाइक अ रेगुलर एम्प्लॉय। ये कौन सा अनुकंपा है जिसमें नियमित वेतन नहीं मिलता है? वृद्धा और विधवा पेंशन तक के लिए लोगों को सीधे मुख्यमंत्री जन शिकायत केंद्र में गुहार लगानी पड़े तो समझना मुश्किल नहीं कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद धरातल पर लोग छोटी छोटी जरूरतों और अपने हक के लिए कैसे परेशान हो रहे हैं। सिर्फ बैंक पर छोड़ मत दीजिए, आप इसको डीसी साहब के नॉलेज में ला के लोकल जो ब्रांच के हेड हैं उनको बुलाइए और वो अपने जोनल मैनेजर से बात करें कि आपने पेंडिंग रखा है, क्यों रखा है। पहले ये तो कारण जान ले, पहले उनका पेंशन चालू करें। जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एक बार फिर संबंधित अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और उनकी शिकायतें दूर करने की हिदायत दी और ये भी साफ कर दिया कि शिकायतों को दूर करने में फिसड्डी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा है कि अब हनुमान जी की कृपा से राम मंदिर का निर्माण होगा। दत्तात्रेय होसवाले देवघर में अगले महीने होने वाले हनुमान महोत्सव के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का माहौल अच्छा है और हनुमान जी की कृपा आगामी चुनाव में भी बनेगी। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के श्रम मंत्री राज पालीवाल सहित बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। के मंदिर के साथ बनेगा, हनुमान जी की कृपा होते ही रहूंगा और हनुमान जी की कृपा इस चुनाव में होना चाहिए। बस बाकी कुछ चलता है। देश का माहौल कैसा है? देश के माहौल सब अच्छा है। झारखंड से राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद महेश पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दोनों के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक निर्मला देवी को गवाही देने का निर्देश भी दिया। माननीय न्यायमूर्ति अनंत विजय सिंह ने पूरी सुनवाई के पश्चात आज 36 पृष्ठ के अपने जजमेंट में यह कहा कि यह सुनवाई के योग्य है और भ्रष्टाचार से संबंधित जो मैंने विस्तारीकरण का जो आवेदन दिया है वह गलत नहीं है और इसलिए उन्होंने आगे यानी उनके जितने भी ये थे विरोध थे सबको खारिज करते हुए मेरे आवेदन को स्वीकृत किया। सरकार द्वारा शाह ब्रदर्स की माइनिंग लीज को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोर्ट में जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में सरकार ने शाह ब्रदर्स की माइनिंग लीज को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था कि कंपनी लीज की सभी शर्तों को पूरा नहीं करती है और सरकार के उसी आदेश को कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बिहार के बाद झारखंड में भी आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों पर रोक लग सकती है। राज्य में करीब 30,000 मीट्रिक टन मछलियां बाहर से आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश का होता है। बिहार में आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों में फॉर्मलिन की पुष्टि और बिक्री पर रोक के बाद झारखंड के मत्स्य निदेशक ने राज्य में भी आयातित मछलियों में फॉर्मलिन की जांच कराने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो आंध्रा की मछलियाँ बहुत कम आती ही हैं और रह गई जहाँ तक बैन करने की होता तो हम लोग भी बैन तो करने के पहले हम उसका जांच करेंगे फॉर्मलिन का क्या ये है। अगर जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है तो अपने आप हम उसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा
सब कदम उठाएंगे। तो उस रूप में तो फॉर्मल्डिहाइड उतना मात्रा में तो यूज करता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी यूज करेगा तो उसका किट से टेस्ट किट के टेस्ट से पता चल जाता है।